भारत से हम क्या सीखें। दोस्तों, यह एक भाषण है जो कि भारत की महत्ता को उजागर करती है। इसके लेखक मैक्स मूलर थे। लेखक का जन्म आधुनिक जर्मनी के देसाऊ नगर में 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मैक्स मूलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मूलर था। इन्होंने वेदों के अध्ययन को ही मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान का बड़ा ही विस्तार से वर्णन किया है और युवा अंग्रेज अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। मैक्स मूलर भारत की अति प्राचीन भाषा संस्कृत से काफ़ी प्रभावित थे। यदि आपको प्राकृतिक सुंदरता और सभी साधनों से परिपूर्ण देश देखना है तो वो भारत है, जहाँ धरातल पर ही स्वर्ग की छाया पड़ती है। सच्चे भारत के दर्शन तो आपको भारतीय ग्रामीण परिवेश में ही हो सकता है। जीवन को पूर्ण रूप से मानवीय बनाने के लिए भारतीय साहित्य को पढ़ना जरूरी है। अगर आपकी दिलचस्पी किसी भी विशेष क्षेत्र में हो तो भारत में आपको आपके विकास और पोषण के लिए बहुत से मौके मिलेंगे, चाहे वह भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु का अध्ययन, मानव शास्त्र, पुरातत्व विभाग, भाषा, विधि शास्त्र या फिर राजनीतिक इकाई का प्रचुर भंडार है। जैसे ईरानी, क्रेनियन, थ्रीसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, शक शासकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के। जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे तो खुदाई के समय उसे वाराणसी के पास 172 डारिस नामक सिक्के का घड़ा मिला था। उसने ये सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक को भिजवा दिया, ये सोचकर कि यह उपहार उसके दिए गए उपहारों में से एक होगा और वह खुद को अपने मालिकों की नज़रों में एक उदार व्यक्ति सिद्ध कर लेंगे। लेकिन कंपनी के निर्देशक उन सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और सिक्कों को गला दिया। जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटे तो मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। भारतीय संस्कृति के प्रभाव से दैवत विज्ञान पर जो प्रभाव पड़ा है उससे दैवत विज्ञान की रूपरेखा और भी विस्तृत हो गई है। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। ये नीति कथाएं या दांत कथाएं पूर्व से पश्चिम को गई
या पश्चिम से पूर्व को आई नहीं कहा जा सकता। 10वीं से 11वीं सदी के बीच भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। यही धर्म की वास्तविक उद्भव का प्राकृतिक विकास अनिवार्य नष्ट होते हुए रूप का सीधा परिचय मिल सकता है। भाषा, धर्म, दैवत विज्ञान, दर्शन, विधि शास्त्र, कानून, रीति रिवाज, परंपरा, प्राचीन कला, शिल्प तथा पुरातन विज्ञान के क्षेत्रों में गहन अध्ययन के लिए आपको भारत शरण लेनी होगी। भारतीय साहित्य के संदर्भ में संस्कृत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी चीज़ें साहित्य है। ग्रीक और लैटिन भाषाओं के शब्दकोश देखने से पता चलता है कि इसके बहुत से शब्द संस्कृत के शब्दों से मिलते हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि संस्कृत यूरोप वासियों को इतना कुछ सिखाती है कि दूसरी भाषा भी उन्हें इतना कुछ ना सिखा पाती। लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है, संस्कृत का साहित्य 3000 वर्ष से भी अधिक लंबे काल तक फैला है, जो कि यूनानी और रोमन साहित्य से अधिक विशाल है। एक दिन जब मैक्समूलर के मास्टर साहब डॉक्टर कली साहब ने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप लिखकर दिखाया और कहा कि ग्रीक, लैटिन, जर्मन, रूसी भाषा के समान प्राचीन भारत में एक भाषा बोली जाती थी, तब उन्हें संस्कृत की प्राचीनता का अनुभव हुआ था। संस्कृत की खोज ने मानव जाति को व्यापक, उदार एवं वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया। 1783 को अगस्त में सर विलियम जोन्स जब भारत पहुँचे तो वे भी भारत की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सके। विलियम जोन्स ने कहा था कि इतना विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत, जिससे कई बड़े और ठोस लाभ प्राप्त किया जा सकता है, अभी तक हमसे अनदेखा रह गया था। उन्होंने कलकत्ता में अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदला था। लेखक ने भारत आने वाले नए लोगों को सिकंदर कहा तथा किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि भारत में अब उनके लिए विजय के लिए कुछ नहीं बचा है। धन्यवाद दोस्तों।